हेलो दोस्तों, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा कि मैं मेनली क्राइम स्टोरीज़ के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ। कुछ ऐसी स्टोरी होती है जो मीडिया वाले एक्चुअल में कवर करना नहीं चाहते हैं और सालों बाद इस घटनाओं का और इस घटना के मुजरिम का क्या हाल हुआ है और क्या आज उन्हें सज़ा मिली है, उसको मैं आपके सामने रखता हूँ। ये वाली वीडियो भी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी के मेन दो किरदार है श्रद्धा वालकर और आफताब अमीन पुणेवाला। यहाँ पे मैं पहले श्रद्धा की बात करती हूँ। श्रद्धा अपनी माँ और अपने भाई के साथ में रहती थी और उसके पापा जो है वो सेपरेट रहते थे। पहले से ही पैसों की दिक्कत की वजह से श्रद्धा जो है वो मुंबई शिफ्ट हो जाती है और अपना काम स्टार्ट कर देती है। कॉल सेंटर के अंदर अपनी एक नई जॉब स्टार्ट कर देती है। जैसे ही वो मुंबई आती है, मुंबई के डेटिंग कल्चर में और डेटिंग ऐप के कल्चर में वो फंस जाती है और अपनी प्रोफाइल जो है वो बम्बल और टिंडर जैसे डेटिंग ऐप्स पे बना लेती है। वहाँ पे मेनली उसकी मुलाकात होती है आफताब अमीन पुणेवाला से। आफताब अमीन पुणेवाला भी उसी कॉल सेंटर में काम करता था जिस कॉल सेंटर के अंदर में श्रद्धा वालकर काम करती थी। दोनों की दोस्ती बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत अच्छे से बात करने लगे। जिस कॉल सेंटर में, जिस शहर में श्रद्धा ना किसी को जानती थी, वहाँ पे उसे एक जानने वाला मिल गया, उसे बात करने वाला एक बंदा मिल गया। तो श्रद्धा को भी लगा कि नहीं, ये मेरे लिए बंदा ठीक। बाद में दोनों मलाड के अंदर एक रेंटेड फ्लैट लेते हैं और लिव इन रिलेशनशिप में रहना स्टार्ट कर देते हैं। पहले पहले सब कुछ सही चल रहा होता है, जैसे ही हर किसी रिलेशनशिप में होता है। लेकिन बाद में श्रद्धा को पता चला कि आफताब अभी भी दूसरी लड़कियों से बात करता है। एक बार तो श्रद्धा ने आफताब के मोबाइल के अंदर में डेटिंग ऐप भी देख लिए थे। लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भी आफताब अपने मोबाइल फ़ोन में डेटिंग ऐप रखता था। वो और भी लड़कियों से बात करता रहता था। हर बार जब झगड़ा होता था तब आफताब सॉरी बोल के श्रद्धा को मना लेता था और प्यार में पागल श्रद्धा इसे मान भी लेती थी। जब श्रद्धा ने आफताब के मोबाइल फ़ोन के अंदर डेटिंग ऐप को देख लिया तब आफताब ने बोला कि मैंने तो कभी उसे अनइंस्टॉल ही नहीं किया था। तभी श्रद्धा के ध्यान में आता है कि आफताब ने इस बीच एक नया मोबाइल फ़ोन भी बदल दिया है। लेकिन आफताब उसको सॉरी बोलकर मना लेता है और श्रद्धा भी एज यूजुअल मान जाती है। 2018 से दोनों साथ में रहते थे और 2020 आते आते श्रद्धा की माँ यानी कि सुमन की डेथ हो जाती है। सुमन की डेथ और उनके अंतिम संस्कार पर श्रद्धा वालकर उसके पिता को मिलती है। वहाँ पे उनके पिता उन्हें बोलते हैं कि बेटा तुम वापस आ जाओ। उसका भाई भी उसे बोलता है कि बहन तुम वापस आ जाओ। श्रद्धा किसी का मानती नहीं है और श्रद्धा वापस से आफताब के साथ में चली जाती है। जैसे जैसे श्रद्धा आफताब के साथ में रहती गई उसे पता चलता गया कि आफताब श्रद्धा के अलावा और भी लड़कियों से बात करता है। लेकिन श्रद्धा इस चीज़ में कुछ बोल नहीं पाती है और इसी का फ़ायदा आफताब हमेशा उठाता रहता है। एक बार जब दोनों के बीच में झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तब श्रद्धा ने अपने पापा को भी ये बात बताई थी। लेकिन बाद में दोनों के बीच में झगड़ा जो है वो सुलझ जाता है और श्रद्धा वापस से आफताब के साथ में रहने लगती है। 2021 आते आते आफताब के घर पे ये चीज़ पता लग गई। आफताब के घर वालों ने साफ मना कर दिया था कि तुम दोनों का कुछ नहीं होने वाला है। आफताब तुम अपना समय वहाँ पे बर्बाद मत करो, अपने होम टाउन में वापस आ जाओ। आफताब किसी की भी बात मानता नहीं है और आफताब श्रद्धा को बोलता है कि हम लोग अब दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, यहाँ हर कोई हमें परेशान कर रहा है और इसी परेशानी में हम दोनों आपस में झगड़े करते रहते हैं। अब 3 साल हो गए थे तो श्रद्धा ने बोला कि हम पहले शादी कर लेते हैं। लेकिन आफताब उसे बोलता है कि नहीं, हम पहले दिल्ली शिफ्ट हो जाते हैं, उसके बाद में हम वहाँ शांति से शादी करेंगे, वहाँ हमें कोई परेशान करने वाला नहीं होगा। श्रद्धा भी इतनी भोली होती है और प्यार में इतनी अंधी होती है कि श्रद्धा जो है वो उसके साथ में दिल्ली शिफ्ट हो जाती है। वहाँ पे पहले वो पहाड़गंज के एक होटल में रहते हैं। 8 मई 2021 को वो लोग दिल्ली शिफ्ट होते हैं। उसके बाद में 10 ही दिनों के अंदर अंदर उसका एक दोस्त यानी कि आफताब का एक दोस्त उन्हें फ्लैट दिलवा देता है और वो लोग छतरपुर में रहने लगते हैं। ठीक 10 दिन बाद यानी कि 18 मई 2021 को इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है और मेनली ये जो झगड़ा है उसकी वजह जो है वो शादी को ही माना जाता है। श्रद्धा बार बार आफताब को बोल रही थी कि हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन आफताब उसे हर बार मना करता था। श्रद्धा की शादी की बात को लेकर आफताब को गुस्सा आ जाता है और आफताब जो है वो श्रद्धा के ऊपर बैठ जाता है और उसका गला दबाने की कोशिश करता है। गला इतनी ज़ोर से दबा देता है कि श्रद्धा की वहाँ पे जान चली जाती है। आफताब ये सब कुछ समझ पाता उससे पहले श्रद्धा की सांसें रुक गई थी और श्रद्धा अब नहीं रही थी इस दुनिया में। एक तरफ एक कमरे में उसकी गर्लफ्रेंड की लाश पड़ी है और दूसरी तरफ आफताब जो है वो खाना खा रहा है। मतलब कोई बंदा इतना काम कैसे हो सकता है।
दूसरे दिन यानी कि 19 मई को आफताब बाज़ार जाता है और वहाँ से अलग अलग दुकान से 300 लीटर का एक फ्रिज, आरी, रूम फ्रेशनर, अगरबत्ती और कुछ पॉलीथीन की बैग्स खरीद कर घर पे आता है। उसके बाद में वो श्रद्धा की डेड बॉडी को बाथरूम में लेके जाता है। वहाँ पे उसकी बॉडी के वो छोटे छोटे टुकड़े करना स्टार्ट कर देता है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि वो बंदा कितना काम होगा। वो बंदा अपनी ही गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को काट रहा है छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर में। जब वो श्रद्धा की डेड बॉडी को काट रहा था उस वक्त उसके हाथ पे कुछ कट लग जाते हैं। पहले तो वो सोचता है कि ये कट बहुत ही नॉर्मल है और वो कुछ ध्यान नहीं देता है, लेकिन थोड़ी देर बाद में वो कट जो है वो बहुत गहरे हो जाते हैं। पहला दिन ख़त्म होते होते उसने श्रद्धा की बॉडी के बहुत सारे टुकड़े कर दिए थे, लेकिन दूसरा दिन आते ही वो कट जो है वो बहुत ज़्यादा गहरा होने लगा था और उससे खून निकलने लगा था। और वो जब उसको काट रहा था तब बार बार उसे ही हाथ पर वो जो आरी है वो लग रही थी। इसकी वजह से वो एक नज़दीकी डॉक्टर के पास में जाता है और वहाँ पे अपना इलाज करवाता है, पट्टी करवाता है। जब उस डॉक्टर से बात की गई तब उस डॉक्टर ने बताया कि पहले तो वो बंदा बताता है कि मैं आईटी की वजह से यहाँ पे शिफ्ट हुआ हूँ, और वो बंदा जो है वो डॉक्टर जो है वो बताता है कि आफताब अपनी पूरी कन्वर्सेशन जो है वो इंग्लिश के अंदर करता था। एकदम ही प्रोफेशनल लगता था और एकदम ही नॉर्मल। जब डॉक्टर ने वजह पूछी कि कैसे लग गई तब आफताब ने बताया कि मैं एक शेफ़ हूँ, प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, और जब मैं सब्जियाँ काट रहा था तब मेरे हाथ से लग गई। डॉक्टर ने बार बार पूछा कि किसी के साथ झगड़ा हुआ, तो आफताब ने बोला नहीं। आफताब वापस घर आता है और दूसरे दिन वापस वो फिर से वही काम करना स्टार्ट कर देता है। आफताब धीरे धीरे करके श्रद्धा के बॉडी पार्ट्स को कट करता जाता है। दूसरे दिन की शाम होते होते आफताब इतना थक जाता है कि अब उसे खाना बनाने की हालत में नहीं था, तो वो ज़ोमैटो से अपना फूड ऑर्डर करता है और फूड डिलीवरी बॉय जो है वो उसके घर के दरवाजे तक आता है। इस बंदे के अंदर कितना टेम्परामेंट होगा, इस बंदे के अंदर उसे अपने आप पे कितना कॉन्फिडेंस होगा और वो कितना फियरलेस होगा, वो आप इस चीज़ से सोच सकते हो। जब वो ये सब चीज़ें कर रहा था तब भी वो ज़ोमैटो से खाना मंगवा के अपने घर पे खा रहा था। जैसे जैसे तीसरा दिन आया उसने श्रद्धा की पूरी बॉडी को कट कर दिया था 35 टुकड़ों के अंदर में, और उसको पैक करके उसने अपने फ्रिज के अंदर रख दिया था। खून की बहुत ज़्यादा स्मेल ना आए इसके लिए उसने केमिकल को यूज़ किया था और उसी के साथ में रूम फ्रेशनर बहुत सारे लेकर आया था, उसका भी यूज़ वहाँ पे आफताब ने किया था। इन्हीं सब के बीच में 1 महीने के अंदर अंदर ही दूसरी लड़की को वो फ्लैट पर लेकर आया था और उसके साथ में भी वो फिज़िकल रिलेशनशिप में था। एक तरफ उसने अपनी बंदी की या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के बॉडी के टुकड़े अपने फ्रिज के अंदर रखे थे और दूसरी तरफ वो दूसरी लड़कियों को लेकर आता था अपने फ्लैट के ऊपर और उन्हीं के साथ में भी फिजिकल रिलेशन में आता था। वो बंदा कितना फियरलेस हो सकता है वो मैं यहाँ से सोच सकता हूँ। आफताब ने एक डायरी प्रिपेयर की थी कि उसने जो 35 टुकड़े किए हैं श्रद्धा के वो कहाँ डालेगा। मेहरुली के पास ही के जंगल में कुछ टुकड़ों को डालेगा, कुछ टुकड़ों को DLF के नज़दीक में डालेगा और कुछ टुकड़ों को थोड़ी और दूर जो जंगल है वहाँ पे डालेगा। आफताब का रूटीन सेट था, वो हर रात 1:30 बजे या फिर 1 से 1:30 बजे के बीच में फ्रिज में से एक टुकड़ा निकालता था श्रद्धा की बॉडी का और उसे मेहरुली या फिर DLF या फिर उसके नज़दीकी जंगल में फेंक कर आता था। वो हर टुकड़े को अलग अलग जगह पे फेंकता था। उसने उस डायरी में लिख रखा था कि किस टुकड़े को कहाँ पे फेंकना है, क्योंकि अगर एक जगह पे फेंकेगा तो वो सबूत इकट्ठे होके वो कहीं ना कहीं एक क्लू पैदा कर देगा, लेकिन वो हर टुकड़े को अलग जगह पे फेंकता था ताकि कोई भी क्लू मिल ना सके। श्रद्धा के जो फटे हुए कपड़े थे ना उसको भी उसने 2 अलग अलग टुकड़ों में काटा और उसको भी 2 अलग अलग जगह पे फेंका था। जब लास्ट डे पर श्रद्धा का सिर्फ सर बचा तब उसने पास ही के एक दुकान से केरोसिन खरीदा और थोड़ी दूर जाके उसको जला दिया और उसके जो हड्डियाँ थी उसे भी मेहरुली के जंगल में उसने फेंक दिया। अब इस सब के 6 महीने बीत जाने तक किसी को भनक भी नहीं लगी थी कि श्रद्धा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है। 6 महीने बाद में श्रद्धा के पापा का जो धैर्य है वो टूट जाता है और श्रद्धा के पापा मुंबई पुलिस में कंप्लेंट लिखवाते हैं कि मेरी बेटी पिछले 6 महीने से गायब है। मुंबई पुलिस छानबीन करती है तो पता लगता है कि वो लोग अब मुंबई में नहीं रहते, वो दिल्ली शिफ्ट हो गए। यहाँ पे एक सवाल आता है आपके दिमाग में कि अगर श्रद्धा अपने पापा से बात नहीं करती थी तो उसके पापा को पता कैसे लगा। श्रद्धा जो है वो सोशल मीडिया पे अक्सर बहुत ही ज़्यादा अपडेट रहती थी।
श्रद्धा अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर को हमेशा अपडेट रखती थी। श्रद्धा की प्रोफाइल पिक्चर में और श्रद्धा के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर में पिछले 6 महीनों में कोई भी एक्टिविटी नहीं दिखी थी। पहले तो आफ्ताब जो है वो श्रद्धा का फ़ोन भी चलाता था, उसे रिप्लाई भी करता था दूसरे लोगों के, उसको मारने के बाद भी। लेकिन कुछ समय बाद में जब आफ्ताब मुंबई आता है तब वो श्रद्धा का फ़ोन वहीं पे स्विच ऑफ करके फेंक देता है। इन सब चीज़ों की वजह से श्रद्धा के पापा को जो है वो डाउट हुआ था और श्रद्धा के पापा ने जैसे ही मुंबई पुलिस में कंप्लेंट फाइल की, 8 नवंबर को कंप्लेंट वहाँ पे फाइल हुई और 9 नवंबर को कंप्लेंट जो है वो दिल्ली पुलिस को ट्रांसफ़र हुई। पहले ही दिन दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पुणेवाला को कस्टडी में लिया। आफ्ताब को क्वेश्चन करने पर आफ्ताब जो है वो पूरी कन्वर्सेशन इंग्लिश में रखता है और एकदम ही कामली जवाब देता है। आफ्ताब बताता है कि 19 मई के बाद में उसे भी श्रद्धा का कांटेक्ट करने की बहुत ट्राई की लेकिन नहीं हुई। श्रद्धा किसी और लड़के के साथ में भाग गई है आफ्ताब को धोखा देके। पहले पुलिस को भी लगा कि एक आशिक है, दिल टूटा, इसे क्या ही क्वेश्चन करे, क्योंकि आफ्ताब जो है वो इंग्लिश के अंदर कन्वर्सेशन कर रहा था। तो पुलिस को भी लगा ये बंदा नहीं हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब अमीन पुणेवाला की कॉल हिस्ट्री निकाली और तब उसे पता लगा कि 19 तारीख के बाद में आफ्ताब ने कभी श्रद्धा को कॉल ही नहीं किया है। तब जाके पुलिस को शक जो है वो बहुत ही गहरा हो गया और उन्होंने आफ्ताब को कस्टडी में वापस लिया और आफ्ताब को प्रेशर करने पर आफ्ताब ने ये पूरी कहानी बताई कि उसने कैसे कैसे श्रद्धा के टुकड़े किए और किस किस जगह पे फेंके। इस बंदे के इन सब करतूतों के बाद में आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ने इसको क्या सज़ा दी होगी? पहले तो इसे लाइफ इम्प्रिजमेंट की सज़ा हुई थी, लेकिन पुख्ता सबूत ना होने की वजह से आफ्ताब की जो सज़ा है वो कम हो चुकी थी। अब 2025 आते आते ये सिचुएशन हो गई है कि आफ्ताब रोज़ के 8 घंटे काम करने के लिए बाहर जा सकता है। दिल्ली पुलिस जो है वो अभी तक कोई भी एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से आफ्ताब जो है वो आज भी एक बेगुनाह है। आप बोल रहे होगे और आप सोच भी रहे होगे कि अगर आफ्ताब ने ये सब बोल दिया है तो फिर क्या है, लेकिन जब आफ्ताब का स्टेटमेंट कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में अगर आफ्ताब फिर से अपना स्टेटमेंट बदल देता है तो वहाँ पे पुलिस का कुछ भी नहीं चलता है। इसी वजह से अब दिल्ली पुलिस के हाथ कोई भी एविडेंस नहीं लगा है आज तक। आफ्ताब जो है वो रोज़ के 8 घंटे बाहर जाता है और बाकी के 16 घंटे वो जेल में आकर रहता है। हमारी गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन और हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है उसमें कितने सारे फ्लॉज हैं वो यहाँ से हम बिल्कुल ही क्लियरली समझ पा रहे हैं। भारत की हर बेटी, हर हिंदू बेटी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे किसी और धर्म के लड़के के साथ में रिलेशनशिप में जहाँ तक पॉसिबल है नहीं आए। अपने मम्मी पापा से भरोसा रखें। अपने मम्मी पापा आपके लिए एक बेहतरीन पार्टनर ढूंढ के लाएंगे आपके लिए। प्लीज़ अपने मम्मी पापा की रिस्पेक्ट करें, अपने मम्मी पापा की चॉइस के ऊपर भरोसा रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब से ज़रूर से करना और अपने दोस्तों के साथ में स्टोरी को जितना हो सके उतना शेयर करके मुझे सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड जय हिंद।